हेलो नमस्कार, ये है 90.8 एफएम ग्रीन और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन और मैं हूँ आरजे अनु। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत। कार्यक्रम में हर रोज़ कुछ अलग सी बातें, कुछ अलग से विषय के साथ हम हाजिर होते हैं इसी फ्रिक्वेंसी पर और इसी कार्यक्रम में। तो आज एक और ख़ास कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, जलवायु की बात करें तो आज आप खुद ही देख रहे हैं कि जलवायु जो है वो अचानक कैसे परिवर्तित होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही भूमिका है। हम अपनी जलवायु को या फिर यूँ कहें कि जलवायु में संतुलन बनाए रखने में थोड़े पीछे हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर खेती की बात करते हैं तो जलवायु अनुकूल खेती करने की अब हमें ज़रूरत है और उसमें अगर जैव उर्वरकों के महत्व को हम समझेंगे तब हम जलवायु के इस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर जो हमारा आज का विषय है, जलवायु अनुकूल खेती में जैव उर्वरकों का महत्व और प्रयोग। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनु जी। अगर हम बात करें जैव उर्वरक की तो ये भी बताना सबसे पहले ज़रूरी है हमारे श्रोताओं को कि जैव उर्वरक होते क्या हैं, तो उसकी जानकारी थोड़ी दें सर। हाँ, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है कि जलवायु में आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं, तो उसके लिए जैव उर्वरक किस तरह से रोल पैदा कर सकते हैं, क्या उनकी भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जैव उर्वरक होते क्या हैं। तो जैव उर्वरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण होते हैं जिसके अंदर लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं। और ये लाभदायक सूक्ष्मजीव क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है या वायुमंडल में नाइट्रोजन है, 78.6% नाइट्रोजन है, उसका कुछ भाग मिट्टी में स्थिर कर देते हैं और उस अवस्था में स्थिर कर देते हैं जिसमें कि पौधा उसको लेता है या यूज़ करता है। इसके अलावा मिट्टी में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट का सोर्स हैं, पोषक तत्वों का सोर्स हैं। तो ये पोषक तत्व मिट्टी के अंदर होते हैं लेकिन अनुपलब्ध होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बैक्टीरिया या जैव उर्वरक क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर जब जाते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वो जो अनुपलब्ध पोषक तत्व हैं, जैसे कि फास्फोरस है, फास्फोरस घुलनशील मिट्टी के अंदर रखा हुआ है, बहुत सारा मिनरल मैटर के अंदर है। या ऐसा समझ लीजिए कि जो किसान लोग फॉस्फेटिव फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं खेतों में, तो उस जो अप्लाई करते हैं उसका केवल 20% तक ही पौधे यूज़ कर पाते हैं। बाकी बचा हुआ 80% तक मिट्टी के अंदर स्थिर हो जाता है और पौधों के लिए वो बेकार हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब मिट्टी में जाता है तो अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा उसको घोल देता है, उसको घुलनशील कर देता है और वो पौधों को उपलब्ध होने लगता है। और इसके अलावा पोटेशियम है, तो पोटेशियम मिट्टी में लगभग 96% तक अनुपलब्ध है, इनसॉल्युबल फॉर्म है। तो ये बैक्टीरिया अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा उसको सॉल्युबल करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो दूसरे काम हैं इनके, ये तो इनका मुख्य काम हो गया पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराना। दूसरे काम होते हैं कि बहुत सारे पादप हार्मोन्स निकालते हैं ये बैक्टीरिया या जीवाणु, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए एवं बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और इनका यदि अप्लाई सही से करते हैं तो पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक आती है और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो ये तो मैंने बताया कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। और थोड़ा और समझ लेते हैं कि किस तरह से ये रासायनिक खादों से अलग हैं, किस तरह से रासायनिक खादों से ये भिन्न होते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जो जनरली आप लोग रासायनिक खाद अप्लाई करते हैं जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, तो इन सभी खादों के अंदर पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, एमओपी में पोटास होता है, एसएसपी में फॉस्फोरस होता है। लेकिन जैव उर्वरक के अंदर ये कुछ नहीं होता है। इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन है, ना फॉस्फोरस है, ना पोटास है, ना कोई और दूसरा अवयव है। इनके अंदर केवल सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था। इसीलिए ये क्या होता है कि इको फ्रेंडली मतलब कोई भी नुकसान वातावरण को या हम पर या जानवरों पर या मिट्टी पर कुछ नहीं होता है इनसे। जी सर, ये कितने प्रकार के होते हैं? हाँ देखिए, हम बायो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो एक तो नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले, जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता है। दूसरे होते हैं फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ाने वाले। और तीसरे पोटेशियम मोबिलाइज़र होते हैं और न्यूट्रिएंट मोबिलाइज़र। तो नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले बायो फर्टिलाइज़र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप किसान लोग जानते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें मुख्यतः हम लोग राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। तो राइजोबियम क्या होता है कि दलहनी फसलों के अंदर
जो जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर ये जीवाणु या बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को उस जड़ों के अंदर स्थिर कर देता है। उस अवस्था में उसको चेंज भी कर देता है जिसमें कि पौधा उसको लेता है। कितना कर देता है? तो ये 25 से लेकर के 200 या 250 किलोग्राम तक स्थिर कर देता है पर हेक्टेयर। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फसल है। मान लीजिए सोयाबीन है तो उसमें 105 किलोग्राम करता है, लेंटिल है तो उसके अंदर 60 किलोग्राम करता है, या चिकपी है तो उसमें 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करता है, मूंग है तो 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर करता है। तो ये राइजोबियम के बारे में मैंने बताया। इसका प्रयोग केवल दाल वाली फसलों में ही करते हैं। दूसरा नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाला बायो फर्टिलाइजर होता है एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर एक बहुत ही अच्छा जीवाणु खाद है। ये क्या करता है कि ये भी इसका काम भी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में स्थिर कर देता है। और कितना कर देता है? ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक स्थिर कर देता है और उस अवस्था में स्थिर करता है जिसमें पौधा लेता है। तो मुख्यतः जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं और कुछ पौधे अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। तो ये नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज कर देता है। और इसका प्रयोग सभी फसलों में, दाल वाली फसलों को छोड़ करके जितनी फसलें होती हैं, चाहे वो धान्य हो, धान्य मतलब गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, या सब्जियां हो, सब्जियों में कोई भी फसल हो, चाहे वो बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, और फल वाली सब्जियां और फूल वाली सब्जियां, यानी कि सभी फसलों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका मुख्यतः लाभ मैंने बताया कि 20 से 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खेत के अंदर स्थिर कर देता है और उस अवस्था में स्थिर करता है जिसमें पौधा लेता है। तीसरा बायो फर्टिलाइजर होता है नाइट्रोजन में एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम क्या होता है कि ये भी 25 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन वायुमंडल से मिट्टी के अंदर स्थिर कर देता है और इसका प्रयोग मुख्यतः धान्य फसलें मतलब धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का में किया जाता है। ये एक ऐसा माइक्रो एरोफिल की बैक्टीरिया है जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है और माइक्रो एरोफिलिक होने की वजह से धान की फसलों में यदि प्रयोग करते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये मैंने बताया नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले बायो फर्टिलाइजर। और दूसरे प्रकार के होते हैं फास्फोरस घुलनशील बायो फर्टिलाइजर या फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक। फास्फोरस घोलक जैव उर्वरक क्या होते हैं कि जो मिट्टी में अनुपलब्ध फास्फोरस है उसको ये उपलब्ध कराते हैं, अपनी एक्टिविटी के थ्रू ये उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि एक उदाहरण की तरह हम आपको समझाते हैं। हमको भूख लगी हुई है और घर में धान या चावल रखा है, तो चावल तो हम नहीं खा सकते हैं ऐसे जब तक कि उसका हम चावल को बुकर में नहीं तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मिट्टी में बहुत सारा फास्फोरस पड़ा हुआ है लेकिन वो उस अवस्था में नहीं जिसमें पौधा लेता है। तो ये फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया या जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रतिक्रिया से उसको घोल देते हैं और मृदा घोल में लेकर के आ जाते हैं आयनिक फॉर्म में। क्योंकि फास्फोरस को जो प्लांट लेता है, मुख्यतः सारे प्लांट सभी न्यूट्रिएंट को आयनिक फॉर्म में लेते हैं, तो इसको भी आयनिक फॉर्म में लेता है और बैक्टीरिया इसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर देता है जिससे कि पौधों को उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है और पौधों की उपज भी अच्छी होती है। तो ये दूसरे प्रकार का बायो फर्टिलाइजर हो गया फास्फोरस घोलक। तीसरा होता है पोटेशियम घोलक, KSB, जिसको मार्केट में KSB के नाम से मिलता है। तो KSB क्या होता है? ये भी फास्फोरस घोलक की तरह से ही काम करता है और मिट्टी के अंदर जो अनुपलब्ध पोटेशियम है उसको ही उपलब्ध कराता है अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा। चौथा बायो फर्टिलाइजर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा का कुछ लोगों ने नाम सुन रखा होगा, किसान भाइयों ने। तो ये क्या होता है कि ये माइक्रोराइजा फंगस यानी कवक और जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के बीच सहसंबंध होता है। तो ये कवक क्या करता है? कवक पौधों की जड़ों के अंदर एंट्री लेकर, यानी कि उसको भेद करके अंदर घुस जाता है और अपना जाल मतलब माइसेलियम में हाइफी हम लोग उसको बोलते हैं, फैला देता है पौधे की जड़ के अंदर भी और पौधे की जड़ के बाहर भी। बाहर मतलब जो मिट्टी है, जहाँ पर पौधे की जड़ें हैं, मिट्टी है, मिट्टी के चारों तरफ इसका माइसेलियम या हाइफी फैल जाता है और ये धागे की तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके संरचनाएं होती हैं। काम क्या होता है इसका? देखिए, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व अघुलनशील होते हैं और कुछ पोषक तत्व अगतिशील होते हैं। अगतिशील का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वो असमर्थ होते हैं। तो असमर्थ होते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण है फास्फोरस। फास्फोरस मृदा में अगतिशील होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फास्फोरस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थ होता है
और पौधे की जड़ों के आसपास जो भी फास्फोरस उपलब्ध होता है वो पौधे ने यूज़ कर लिया, ले लिया, लेकिन वो हो सकता है कि 1 महीने में फास्फोरस ख़त्म हो जाए पौधे की जड़ के आसपास वाला। अब दूसरी जड़ से दूर जो फास्फोरस रखा हुआ है वो तो आ नहीं सकता क्योंकि वो अगतिशील है। तो अब यदि माइक्रोराइजा का प्रयोग हमने कर रखा है पौधे में, तो पौधे की जड़ों के अंदर माइक्रोराइजा की स्ट्रक्चर बन चुकी है, संरचनाएं बन चुकी हैं, वो पौधे की जड़ों से दूर भी पहुंच चुकी हैं। तो जो दूर पौधों की जड़ों से दूर जो उपलब्ध फास्फोरस रखा हुआ था, जो कि आ नहीं सकता था पौधों की जड़ों में या जड़ों के पास, तो इस माइक्रोराइजा की हाइफी के द्वारा, संरचनाओं के द्वारा वो दूर पड़ा हुआ फास्फोरस इस जड़ों के पौधे की जड़ों के पास में आ जाता है और इवन पौधे की जड़ों के अंदर भी वो कॉर्टेक्स में घुस जाता है। फिर पौधा उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने लगता है। तो ये इसका बहुत बड़ा योगदान है माइक्रोराइजा का। और देखिए, यदि हम बात करते हैं जलवायु के आस्पेक्ट में, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में, तो माइक्रोराइजा क्या होता है कि माइक्रोराइजा एक ऐसा फंगस है जो कि पौधों के अंदर सुखाड़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है अंदर, प्लांट्स के अंदर और सॉइल के अंदर, जिससे कि पौधे के अंदर सुखाड़ से यानी कि गर्मी से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा माइक्रोराइजा का यदि किसान लोग करते हैं। ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर पानी कम है, वर्षा कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में इस माइक्रोराइजा के प्रयोग से फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। तो ये मैंने 4 प्रकार के आपको बायो फर्टिलाइजर बताए। कौन कौन से? नंबर 1 राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। दूसरा फास्फोरस घोलक बायो फर्टिलाइजर। तीसरा पोटेशियम घोलक बायो फर्टिलाइजर। और चौथा माइक्रोराइजा। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें जलवायु के प्रभाव की, आज देखते हैं कि खेती पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम जैव उर्वरक से खेती कर रहे हैं तो जलवायु के प्रभाव को कैसे कम करता है ये? हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जलवायु के परिवर्तन को या जलवायु के प्रभाव को कैसे हम इसके थ्रू मिटिगेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए, बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन है कि जलवायु का जो प्रकोप हो रहा है उससे कैसे बचा जाए। तो जैव उर्वरकों का डायरेक्टली तो ज़्यादा कोई संबंध है नहीं जलवायु के प्रभाव को कम करने के लिए। इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, जब बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग रिकमेंड करते हैं किसानों को, हम किसानों से बोलते हैं कि आप लोग जैव उर्वरक का प्रयोग अपने खेत में करो, तो उनसे साथ ही साथ बोलते हैं कि आप कम से कम 25% रासायनिक खाद की मात्रा को कम कर दो। यानी कि अपने खेत में जो आप रासायनिक खाद प्रयोग करते हो उसका 25% कम करके प्रयोग करो यदि बायो फर्टिलाइजर देते हो तो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई किसान अपने खेत में 100 किलोग्राम यूरिया देता है और हमने कहा कि तुम एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरलम भी प्रयोग करो, तो 25 किलोग्राम यूरिया को बचा देना, यानी कि 75 किलोग्राम यूरिया देगा। तो 75 किलोग्राम यूरिया देने के बाद में 25 किलोग्राम जो यूरिया बचा, यानी 25 किलोग्राम जो रासायनिक खाद बची, उसके द्वारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जो नाइट्रेट के थ्रू नाइट्रेट लीच हो रहा था, पानी प्रदूषण हो रहा था, वायुमंडल प्रदूषण हो रहा था। कैसा हो रहा था वायुमंडल प्रदूषण? जब हम यूरिया देते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र देते हैं या नाइट्रोजनधारी फर्टिलाइज़र देते हैं, तो उसका कुछ भाग नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है। नंबर 1। नंबर 2, उसका कुछ भाग नाइट्रस ऑक्साइड सॉइल में लीच हो जाता है, जो कि पानी को प्रदूषित करता है। तो इस तरह से वायुमंडल भी प्रदूषित हो जाता है और पानी भी प्रदूषित हो जाता है। दूसरा और बड़ा भाग क्या है कि जब हम यूरिया का उत्पादन करते हैं, किसी भी रासायनिक खाद का उत्पादन करते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं इसका उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में या उद्योगों में होता है। तो फैक्ट्री में जब उत्पादन होता है तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इसका उत्पादन करने के लिए। और उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए सिंपल सी बात है कि वो कहाँ से आएगा? वो जो फॉसिल फ्यूल है, जो ईंधन है, उसको जलाने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। तो उसके थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड, दुनिया भर की जो गैसेस हैं, जो जहरीली गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो उस एस्पेक्ट में यदि हम रासायनिक खाद का प्रयोग कम कर सकते हैं, कम करने का मतलब है यदि हम रासायनिक खाद का प्रयोग कम करेंगे तो किसान प्रयोग कम करेगा,
कम करेगा मतलब उसका बिक्री कम होगी, बिक्री कम होने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम करना पड़ेगा ना प्रोडक्शन इंडस्ट्री को। प्रोडक्शन इंडस्ट्री को कम होगा तो सिंपल सी बात है कि जो गैसेस का इवोल्यूशन, जो गैसेस का उत्सर्जन हो रहा था एटमॉस्फेयर में, वो कम होगा। तो इस तरह से आप अप्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको आप कुछ हद तक रोक सकते हैं कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग अपना करके। डॉक्टर साहब, क्या इनके प्रयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है या फिर मिट्टी के स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसके बारे में थोड़ी हाँ, जानकारी ये बहुत अच्छा सवाल है किसान भाइयों। क्या जब हम जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं तो क्या कोई मिट्टी पर इसका दुष्प्रभाव है, क्या है? देखिए, बायो फर्टिलाइजर से पहले हम आपको बताना चाहेंगे रासायनिक खादों से क्या हो रहा था। जब हमारी भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आई 1966 के बाद में, तो हम लोगों ने अंधाधुंध ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करना कर दिया स्टार्ट। फर्टिलाइजर तो अप्लाई किया क्या, साथ में हमने एक गलती और कर दी कि हमने जीवांश पदार्थ यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ थे, ऑर्गेनिक मैटर, तो उसका प्रयोग करना कम कर दिया, यहाँ तक कि बिल्कुल छोड़ दिया। तो इसलिए हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने का कारण क्या है? देखिए, अब जैव उर्वरक की बात हम कर रहे हैं, तो जैव उर्वरक क्या होते हैं? जीव होते हैं। जीव मतलब बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस होंगे। माइक्रोराइजा तो फंगस होगा और बाकी मैक्सिमम बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जीवाणु वाले होते हैं। तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, हम मिट्टी को जीवित प्राणी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं? जीवित हैं। सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसी तरह से हमारे तरह से मिट्टी भी करती है। मिट्टी भी करती है मतलब सांस लेती है, सांस लेने का मतलब वो ऑक्सीजन लेती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। एक तो ये हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब उसके अंदर जीवन है, तभी तो ऐसा होता है। तो वो जीवन जो है वो केवल इन्हीं जीवों के द्वारा है, यानी कि बैक्टीरिया या फंजाई, एक्टोमाइसीटी, जो भी हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा वो मिट्टी जीवित है। अब मिट्टी जीवित है का मतलब क्या संबंध है इसमें? हम जो बोल रहे हैं इस तरह से करके कि जब हम लोग हरित क्रांति के बाद में हम लोगों ने क्या करा, रासायनिक खादों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया अधिक से अधिक, और कार्बनिक पदार्थ को डालना छोड़ दिया। तो जो ये मिट्टी का जीवन था, मिट्टी का जीवन है सूक्ष्म जीव, और इन सूक्ष्म जीवों का भोजन है वो कार्बनिक पदार्थ। अब हमने कार्बनिक पदार्थ ही डालना छोड़ दिया तो क्या होगा कि सूक्ष्म जीवों को भोजन मिलना बंद हो गया, तो इनकी संख्या कम हो जाएगी अपने आप। तो संख्या कम होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? मैंने अभी पहले बताया कि मिट्टी जीवित है ओनली केवल इसी के द्वारा, जो कि सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव यदि उपलब्ध हैं तो मिट्टी जीवित है, और हमने उसका जीवन समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब था उसका भोजन कम कर दिया, तो अपने आप ही उनकी संख्या कम हो जाएगी, जीवन यानी कम हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या हुआ, सीधा सा क्वेश्चन हुआ कि जो मिट्टी का जीवन का माध्य है वो है सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव तभी रह पाएंगे जब तक कि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होगा। तो अब रासायनिक खादों के डालने से तो उनकी संख्या कम हो गई थी, लेकिन अब जो बायो फर्टिलाइजर हैं, तो बायो फर्टिलाइजर के अंदर तो कोई केमिकल नहीं होता है। तो जब हम बायो फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर डालेंगे तो उसकी सारी गुण अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि भौतिक गुण में उसकी मिट्टी का संरचना है, मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता है, मिट्टी का टेक्सचर है, या रासायनिक गुण में मिट्टी का पीएच बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए या बढ़वार के लिए। दूसरा, बायोलॉजिकल पैरामीटर तो है ही हैं। तो ये इन सब के डालने से इन सब भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, जैविक गुणों में सुधार होता है। जब मिट्टी के सारे गुण अच्छे होंगे तो फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिससे कि इनके डालने से किसी भी गुण का ह्रास होता हो या हानि होती हो। तो इस तरह से जैव उर्वरक बहुत ही लाभदायक है, इनसे किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता मिट्टी पर, सिवाय फ़ायदे के। हमेशा फ़ायदे ही होते हैं जी। तो ये तो हमने जाना कि इससे मिट्टी को फ़ायदा होता है। सर, इसके साथ ही प्रयोग विधि के बारे में बताएं। हाँ, देखिए, प्रयोग विधि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान लोग अधिकतर जानते हैं, मैक्सिमम लोग हम जानते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग कैसे करते हैं, यूरिया का प्रयोग कैसे करते हैं, DAP का, MOP का, या और जो दूसरे सूक्ष्म तत्व हैं। लेकिन जैव उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत पहले से हैं, लेकिन इसका प्रयोग अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका प्रयोग जानना, और इसको कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे इसका रख रखाव करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूरिया, DAP जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनको कहीं भी रख दो आप, धूप में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन इसको थोड़ा सावधानी के साथ में रखना होता है। तो पहले हम प्रयोग विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रयोग विधि बायो फर्टिलाइजर को मुख्यतः 3 तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 है बीजोपचार, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। बीजोपचार देखिए, बायो फर्टिलाइजर जो आते हैं वो 2 तरह से आ रहे हैं आजकल। एक तो होते हैं सॉलिड यानी कि ठोस, जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, चूर्ण फॉर्म में होते हैं, या लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरह से बताऊंगा, लिक्विड वाला भी और चूर्ण वाला भी। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला विधि है बीजोपचार। बीजोपचार के लिए यदि लिक्विड वाला बायो फर्टिलाइजर है तो उसको 4 ml से लेकर 6 ml तक प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इतना 4 से 6 ml कल्चर लेकर के उसको बीज को उपचारित कर लेते हैं। बीज को उपचारित करने के बाद आपको उसको छाया में सुखाना होता है, और छाया में लगभग आधे घंटे में 30 से 45 मिनट तक वो सूख जाता है। सूखने के बाद में जिस खेत में आपको उसको बोना है, इच्छित खेत में आप उसको बो सकते हैं। तो ये हो गया लिक्विड वाले का। इसी तरह से यदि सॉलिड वाला बायो फर्टिलाइजर है, पाउडर वाला बायो फर्टिलाइजर है, तो उसके लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बीज होती है। तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति के हिसाब से हम कल्चर ले लेंगे और उसको बीज में मिक्स करके हम छाया में सुखा करके उसको खेत में बो देते हैं। लेकिन इसको प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास 10 किलोग्राम कोई बीज है, तो 10 किलोग्राम बीज के लिए आपको यदि लिक्विड वाला बायो फर्टिलाइजर है तो उसके लिए 50 से 60 ml बायो फर्टिलाइजर ले लेंगे। 50 से 60 ml आपने कोई भी बायो फर्टिलाइजर, चाहे वो राइजोबियम हो, पीएसबी हो, केएसबी हो, ले लिया, या एज़ोस्टोबैक्टर हो। 50 ml लिक्विड बायो फर्टिलाइजर लेकर के 100 ml हम अलग एक पानी लेंगे, और उस 100 ml पानी में हम 20 ग्राम गुड़ डालेंगे। 20 ग्राम गुड़, जो गुड़ या जेगरी जो होती है, जिसको हम लो क्वालिटी का थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 20 ग्राम गुड़ लिया और 100 ग्राम पानी लिया, उसको हम गर्म कर लेते हैं गैस पे या हीटर पे। जब वो गर्म हो जाता है तो मिक्स कर लेंगे उसको, गुड़ को। गुड़ पानी के अंदर अब मिक्स हो गया, घुल गया अच्छी तरह से। घुलने के बाद में उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा जब हो जाता है तो जो आपका 50 ml अभी कल्चर था बायो फर्टिलाइजर का, उसको हम उसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो अब ये बायो फर्टिलाइजर कल्चर का घोल बन गया। घोल बन गया। ये सारा काम हम छाया वाले स्थान पर करते हैं, चाहे वो कोई आपका कमरा हो या पेड़ के नीचे हो, या फिर सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो। धूप में कभी भी ना करें ऐसा। तो अब एक प्लास्टिक शीट सरफेस पर आपने फर्श पर या सरफेस पर प्लास्टिक की शीट बिछा ली। उस शीट पर आपका जो 10 किलोग्राम बीज था उसको डाल दिया। 10 किलोग्राम बीज के ऊपर जो अभी आपका ये बायो फर्टिलाइजर का घोल जैसे मैंने बताया था वो तैयार हुआ है, उसको ऊपर डाल करके और उंगलियों की सहायता से उसको मिक्स कर देते हैं। जब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो बीज की सतह के ऊपर एक लेप लग जाता है, वो लेप बायो फर्टिलाइजर का होता है, और उस बीज को हम फैला देते हैं उस प्लास्टिक की शीट पर 30 से 45 मिनट के लिए। 30 से 45 मिनट में वो सूख जाता है, और सूखने के बाद में हम खेत में उसको प्रयोग कर लेते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। अब दूसरा होता है मृदा उपचार। मृदा उपचार की जो दर है, वो कोई भी बायो फर्टिलाइजर हो, चाहे ये एज़ोस्टोबैक्टर हो, पीएसबी हो, राइजोबियम हो। तो राइजोबियम का प्रयोग केवल हम सीड उपचार यानी कि बीज उपचार के थ्रू ही करते हैं, और दूसरी फसलों में हम बीज उपचार, मृदा उपचार दोनों कर सकते हैं। तो नंबर दूसरा है मृदा उपचार। मृदा उपचार क्या होता है? यानी कि भूमि को उपचारित करना, मिट्टी को उपचारित करना, मृदा उपचार कहलाता है। तो इसके लिए जो दर है, कोई भी बायो फर्टिलाइजर, चाहे पीएसबी, एज़ोस्टोबैक्टर, एजोस्पाइलम, हम उसको यदि लिक्विड वाला है तो 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर पर हेक्टेयर दर है, और यदि सॉलिड वाला है, पाउडर वाला है, तो उसके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर दर है उसकी। जो संशोधित दर है, जैसे कि 1 लीटर या 2.5 किलोग्राम को लेकर के 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट है तो अच्छा है, नहीं तो सड़ी हुई, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं आप। उस वर्मी कंपोस्ट में आप 1 लीटर कल्चर को मिक्स कर देंगे। ये काम अमूमन शाम के टाइम करते हैं, शाम को करते हैं, जिससे कि ओवरनाइट के टाइम उसको मिल जाए स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आपने 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट में 1 लीटर कल्चर को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में पूरी रात छोड़ देते हैं। सुबह उठने के बाद में उसको बैग में रखा, भरा, और जिस खेत में आपको डालना था उस खेत में उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी, छींट दिया। छींटने के बाद में आप इसको हल्की हैरो से मिक्स कर देते हैं। और ध्यान ये रहे कि छींटते समय ऐसा ना हो कि 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है दिन का और बहुत तेज़ धूप है, मतलब धूप नहीं होनी चाहिए। सुबह का टाइम हो, 7-8 बजे 9 बजे तक आप छींट दो इसको, जिससे कि धूप
हो लेकिन कम धूप हो, क्योंकि जैसे ही धूप में आप डालेंगे जो बैक्टीरिया की सेल हैं, जो जीवाणु हो, वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि तुरंत छींटने के बाद में या ब्रॉडकास्टिंग के बाद में उसको मिक्स करना होता है, हल्की हैरो से या हल्के कल्टीवेटर से। तो ये मृदा उपचार हो गया। तीसरा होता है बिचला उपचार। बिचला यानी कि पौध उपचार। पौध, कुछ लोग सब्जी खेती लगाते हैं, या इस समय धान का टाइम है, तो ये बड़ा अच्छा मेथड है धान के लिए, बिचला उपचार यानी कि पौध उपचार। तो इसके लिए दर 1 लीटर पर हेक्टेयर है लिक्विड की, और उसकी 2.5 किलो से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर है सॉलिड वाले की। तो इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर हम बायो फर्टिलाइजर लेने के बाद में, चाहे वो एग्रोवेक्टर हो या पीएसबी हो, 1 लीटर ले लिया, और 1 लीटर के बाद में हम 100 लीटर पानी लेते हैं, और 100 लीटर पानी में इसका घोल तैयार कर लेते हैं। घोल जब तैयार हो जाता है तो जो पौध है बिछड़ा, उसको उखाड़ करके उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट तक उसके अंदर डुबो करके रखते हैं। 45 मिनट के बाद हम उसको निकाल कर बिछड़े को जिस खेत में रोपनी करनी होती है उस खेत में उसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बिचड़ा उपचार, जो कि ऐसी फसल है जिसमें हम बिचड़ा लगाते हैं या पौध लगाते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है बिचड़ा उपचार। तो ये 3 तरह से मैंने आपको इसका प्रयोग विधि बताई, और इन 3 तरह से में सबसे अच्छा बीज उपचार है। यदि किसी में पौध लगाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा फिर बिचड़ा उपचार हो जाता है। जी, तो यहाँ पर आपने जलवायु अनुकूल खेती में जैव उर्वरक के महत्व और प्रयोग के बारे में जाना, और डॉक्टर साहब ने आपको पूरे विस्तार से बताया कि आपको कैसे प्रयोग करना है, साथ ही क्या महत्व है जैव उर्वरक का। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ जानने को आपको ज़रूर मिला होगा इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।